बाल निर्माण की कहानियां भाग 16। लेखिका डॉक्टर आशा सरसिज। घनश्याम की वीरता। तुम्हें रुपए देने हैं या नहीं? क्रुद्ध आवाज में दीवान भीमराव जी चिल्ला रहे थे। मैं जल्दी ही दे दूंगा। इस बार सूखा पड़ गया इसलिए नहीं दे पाया। आपने तो मेरी सदा सहायता ही की है। थोड़ी दया और कीजिए साहब। दोनों हाथ जोड़कर गरीब कृषक कह रहा था। मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि यदि तुमने एक सप्ताह के अंदर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर की नीलामी करा दूंगा। तुम्हें रुपये इसलिए नहीं दिए गए थे कि उन्हें दबाकर बैठ जाओ। मूल देना तो दूर रहा, तुमने तो 2 वर्ष में ब्याज तक नहीं दी है। दीवान जी चिल्लाकर बोले। फिर वे क्रोध से पैर पटकते बैलगाड़ी में जाकर बैठ गए। उनके दोनों बेटे एक कोने में सहमे से खड़े यह सब सुन रहे थे। पिता की दृष्टि उन पर गई तो बोले, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो यहाँ? स्कूल जाओ जल्दी से, नहीं तो देर हो जाएगी। पिता का आदेश सुनकर घनश्याम और उसके भाई ने बस्ता उठाया और स्कूल की ओर दौड़ चले। रास्ते भर घनश्याम के मन में वही दृश्य उभरता रहा। दीवान जी का क्रोध से तमतमाया चेहरा और रौबीली आवाज जैसे उसके सामने अभी भी साकार थे। पिता का करुण चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ रहा था। उसने सुना था कि दीवान बड़ा कठोर है, जो कहता है वह करते उसे देर नहीं लगती। वह अनेक गरीब व्यक्तियों को ऋण देकर उन्हें ऐसे ही सताया करता था। कई बार तो घनश्याम ने लोगों को उसकी मौत की कामना करते हुए भी सुना था। यही बात सोचते सोचते घनश्याम कृष्ण काले आगे बढ़ रहा था कि बाजार के बीच में उसे दीवान जी की बैलगाड़ी दिखाई दी। कुछ हल्ला सा भी सुनाई दिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। घनश्याम भी एक ऊंची दुकान पर चढ़ गया और देखने लगा कि मामला क्या है। उसने देखा कि दीवान की गाड़ी के बैल बिगड़ गए थे। वे तेजी से भाग रहे थे। उनके साथ जुड़ी गाड़ी घिसटती पीछे चल रही थी। गाड़ी पर बैठे दीवान जी के हाथ से लगाम छूट चुकी थी। कुछ पल बाद ही उसने देखा कि गाड़ी उलट गई। जुआ तुड़ाकर एक बैल तो भाग गया, पर दूसरा दीवान जी को अपने सींगों से मारने दौड़ा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी का यह साहस ना हो पा रहा था कि दीवान जी को बचाए। एक बार घनश्याम के मन में आया, इसको अपनी करनी का दंड मिल रहा है। पर शीघ्र ही उसे मास्टर जी की सीख याद आ गई, जो सदा यह कहा करते थे कि संकट में पड़े हुए की रक्षा करना ही मनुष्यता है। वे बालकों को वीर बच्चों की कहानियां सुना सुना कर उनमें वीरता का संचार किया करते थे। घनश्याम अपने प्राणों की परवाह न कर वहां से कूदा और दौड़कर बैल के सामने जा खड़ा हुआ। लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। घनश्याम ने तेजी से बैल की रस्सी पकड़ी और अपनी ओर खींचने लगा। क्रुद्ध बैल और भी चिढ़ गया और दीवान को छोड़कर घनश्याम पर झपटा। पर घनश्याम तो पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने बिना समय खोए और साहस छोड़े विलक्षण चतुराई से जल्दी से बैल की रस्सी एक खंबे से लपेट दी। बैल को बंधा देख और भय का कारण दूर जानकर लोग पास आने लगे। थोड़ी देर में बैल भी शांत हो गया। घनश्याम और दूसरे व्यक्तियों ने मिलकर दीवान जी को उठाया। उन्होंने घनश्याम को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने अपने प्राणों की परवाह ना करके मेरी रक्षा की है। मैं तुम्हारे उपकार से झुक गया हूं। किसके बेटे हो तुम? घनश्याम ने अपने पिता का नाम बताया तो उन्होंने ध्यान से उसकी ओर देखा। उन्हें याद आया कि जब वे किसान को डांट रहे थे तो यही बच्चा सहमा सा एक कोने में खड़ा था। उनका मन उन्हें धिक्कारने लगा। एक मैं पापी हूं जो दूसरों को सताता हूं, और एक यह है जिसने मुझ अपकारी का भी ऐसा उपकार किया है। उन्होंने घनश्याम का हाथ पकड़ा और बोले, चलो, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। वे किसान तो दीवान जी को फिर से आया देखते ही कांपने लगा। घनश्याम को उनके साथ देखकर उसका मन और भी भयभीत हो गया। इस शरारती बालक ने ना जाने क्या अपराध किया है। अब तो भगवान ही रक्षक है, वह मन ही मन सोचने लगा। दीवान जी ने किसान को पूरी बात बताई और कहा कि पूरा पैसा उसने माफ कर दिया है। किसान बहुतेरा कहता रहा, नहीं नहीं, मैं आपका पैसा दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। परंतु दीवान ने उसकी बात स्वीकार ना की। वे बोले, मैं तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं सकता। घनश्याम कृष्ण काले के साहस और दयालुता ने पिता के संकट को भी दूर कर दिया। उसे वीर बच्चे के रूप में पुरस्कृत किया गया। यथार्थ का मूल्य। कदली के अंक उस कक्षा में सबसे अधिक आते थे। वह पढ़ने में तो कुशल थी ही, परंतु व्यवहार में भी बहुत कुशल थी।
जो अध्यापिकाएं उसे पढ़ाया करती, उनके आसपास वह किसी न किसी बहाने चक्कर लगाया करती। सभी से उसने कक्षा से अलग व्यक्तिगत संबंध बना रखे थे। कभी किसी शिक्षिका की प्रशंसा करती, कभी किसी को घर के बगीचे के पुष्प उपहार में ला देती, तो कभी कैलेंडर आदि। नए वर्ष व दीपावली पर वह शुभकामना पत्र भेजना भी ना भूलती। परिणाम यह था कि शिक्षिकाएं उससे अच्छी तरह परिचित थीं। सभी उसकी प्रशंसा करती थी। ऐसा ना था कि कदली यह केवल दिखावे भर के लिए करती हो। उसके मन में अपनी शिक्षिकाओं के प्रति आदर था, श्रद्धा थी। वह थी ही व्यवहार कुशल, परंतु इस बार वह अपनी श्रद्धा का कुछ अधिक ही प्रदर्शन कर रही थी। उसका कारण था कॉलेज का स्वर्ण पदक, जो इंटर कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा को प्रतिवर्ष दिया जाता था। कदली शिक्षिकाओं को प्रभावित कर इस वर्ष का यह पदक स्वयं पाना चाहती थी। जो छात्रा खेलकूद, पढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, अनुशासन आदि सभी गतिविधियों में श्रेष्ठ होती, उसे ही यह पदक दिया जाता। परंतु कदली जानती थी, निर्णायिकाएं तो शिक्षिकाएं ही हैं। यदि वह उन्हें ही प्रभावित कर ले तो थोड़ा 19 होने पर भी बात बन ही जाएगी। कदली की प्रतिद्वंदी छात्रा थी अचला। वह भी पढ़ाई में तेज थी और कॉलेज की सभी गतिविधियों में भाग लेती थी, परंतु उसका स्वभाव कदली से भिन्न था। वह शर्मीली लड़की थी। शिक्षिकाओं के आसपास चक्कर नहीं लगाती थी। यद्यपि मन ही मन में शिक्षिकाओं का बहुत आदर करती थी, परंतु कभी उसका प्रदर्शन ना करती थी। गुरुजनों के सम्मुख जाते ही वह विनम्रता से झुक सी जाती, कदली की भांति बातें ना बना पाती। सत्र की समाप्ति होने लगी तो शिक्षिकाओं की बैठक में यह विषय भी उठाया गया कि स्वर्ण पदक किसे दिया जाए। अधिकांश का मत कदली की ओर था। कुछ ही शिक्षिकाएं ऐसी थी जो अचला का नाम भी ले रही थी, परंतु उनकी आवाज कदली का समर्थन करने वाली शिक्षिकाओं की आवाज में दब गई थी। प्राचार्य स्वयं कदली के व्यवहार से प्रभावित थी और उसी का नाम ले रही थी। शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियों के विवरण देखकर छात्रा के नाम को अंतिम रूप में स्वीकार किया जाता था। कदली और अचला दोनों के समस्त कार्यों और योग्यताओं के विवरण प्राचार्य के कार्यालय में पहुंचे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न केवल शैक्षिक स्तर पर अपितु अन्य विविध गतिविधियों में भी अचला कदली से आगे थी। अरे, इस छात्रा पर अभी तक हमारा इतना ध्यान क्यों नहीं गया? वह मन ही मन सोचने लगी। उन्हें ध्यान आया कि 2 वर्ष पूर्व ही इस छात्रा ने दूसरे कॉलेज से आकर प्रवेश लिया है। एक सीधी, संकोची, कम बोलने वाली छात्रा का प्रतिबिंब उनके सामने आ गया। कदली इस विद्यालय में प्रारंभ से ही पढ़ी थी। वह भी प्रतिभाशाली थी, अतएव उसकी ओर ममत्व होना स्वाभाविक ही था। कदली ही इस पदक के योग्य है, प्राचार्य ने स्वयं से कहा। फिर वे दूसरे कार्य में लग गई। घर जाने पर न जाने क्यों यह विषय उनके मन में उमड़ता रहा। बार बार उनका ध्यान चला जाता, कदली या अचला। वह अपने बगीचे में बैठी थी तो आश्वस्त होकर फिर सोचने लगी। उन्होंने दोनों की योग्यता सूची फिर निकाल कर देखी। निस्संदेह अचला आगे थी। वह सोचने लगी, मैं क्यों पक्षपात करना चाह रही हूँ? मेरे लिए तो दोनों समान होनी चाहिए। न्याय की कुर्सी पर बैठाकर भी मैं अन्याय क्यों करूं? नहीं नहीं, जो सर्वोच्च है सम्मान उसी का होना चाहिए। और अंतिम निर्णय के रूप में उन्होंने पदक के लिए अचला का नाम लिखकर दे दिया। उन्होंने स्वयं को हल्का महसूस किया। फिर प्राचार्य सोचने लगी कि बार बार कदली का पलड़ा क्यों भारी बैठ रहा था। बारीकी से विश्लेषण करने पर पता लग गया कि कदली की व्यवहारिकता ही इसका मुख्य कारण है। व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, यदि उसमें व्यवहारिकता ना हो तो वह जल्द ही दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता। इसके विपरीत व्यवहार कुशल व्यक्ति योग्यता में कम होने पर भी अन्यों को आकर्षित कर लेता है। यह ठीक है कि योग्यता का अपना पृथक ही स्थान है, पर कितने जौहरी ऐसे होते हैं जो उसे परख पाते हैं। व्यवहार शून्यता के कारण योग्य से योग्य व्यक्ति की प्रतिभा भी धूमिल पड़ी रहती है। स्वर्ण पदक अचला को ही दिया गया, पर साथ ही जीवन में व्यवहार कुशल बनने के लिए निर्देश भी दिया गया। सत्याग्रह।